यूपी का चुनाव हारने के बाद मायावती कह रही है मुसलमान भटक गए। मोदी के खिलाफ नया मोर्चा बनाने निकली ममता बनर्जी कह रही हैं सारे लोग एक हो जाओ। असदुद्दीन ओवैसी नई स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गए हैं। 24 से पहले विपक्ष में बेचैनी इतनी है कि अब तो शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने की मांग होने लगी है। मोदी को घेरने के लिए विपक्ष के सभी नेताओं के टारगेट पर मुसलमान वोट है। मुसलमान कर सब रहे हैं। सवाल है कि मुसलमानों का सगा कौन है और मुसलमानों को ठगा किसने है। क्या मोदी और मुसलमानों के रिश्ते बदल रहे हैं? क्या ये रिश्ते बदल सकते हैं? ग्राउंड रियलिटी टेस्ट के साथ देखिए एक खास रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम भी इसमें शामिल हों। गृह प्रवेश नववर्ष विक्रम संवत 2079 शुरू होने जा रहा है। नववर्ष पर नए घर में गृह प्रवेश ये अपने आप में ये जीवन की अनमोल वेला है। मैं इस समय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुसलमानों के घर में मोदी का गृह प्रवेश हुआ है। शुभ मुहूर्त पर नए घरों के दरवाजे खोले हैं। ये एकदम नया वोट बैंक है जो नरेंद्र मोदी ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के 5,21,000 गरीबों को नए घर की चाबी सौंपी। इसी के साथ गरीबों का अपने घर का सपना साकार हुआ। बहुत से लोग कहते हैं मोदी जाति और धर्म देखकर घर बांटते हैं। मोदी के विरोधी आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को मोदी के प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होता। क्या वाकई ऐसा ही है? सोशल मीडिया पर मोदी के बारे में क्या लिखा जाता है उसके फेर में मत फंसिए। हम आपको रियल पिक्चर दिखाने ग्राउंड पर ले चलते हैं। इंडिया टीवी की टीम ने मध्य प्रदेश में 4 जगहों पर जाकर रियलिटी टेस्ट किया। भोपाल, छतरपुर, राजगढ़ और सागर में इंडिया टीवी की कैमरा टीम ने एक एक घर को देखा। सबसे पहले आपको एमपी के राजगढ़ की ट्रू स्टोरी दिखाते हैं। राजगढ़ के ब्यावरा में प्रधानमंत्री आवास बांटने में न जाति देखी गई न मजहब। यहाँ मुसलमानों को भी मोदी से घर मिले। ब्यावरा के रहने वाले सुलेमान पहले कच्चे मकान में रहते थे। गर्मी में धूप की परेशानी, बारिश में पानी की परेशानी होती थी। सुलेमान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा और नाम आने पर अब उसका पक्का मकान बन रहा है। सुलेमान नाम है भाई साहब मेरा। सुलेमान जी कहाँ के रहने वाले हो आप? ये सर ब्यावरे का ही रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, क्या किस तरह का पहले मकान में रहते थे, अब किस तरह के मकान में आप रह रहे हो? पहले सर कच्चे मकान में रहते थे कबूल के में। बहुत परेशान हाल में रहते थे। कहीं इधर से पानी टपक रहा है, कहीं उधर से पानी टपक रहा है। बाप दादों के हाथ का था। अब ये मोदी जी की मेहरबानी हुई, उन्होंने आवास की योजना निकाली, उसमें फार्म भर दिया था तो उसमें नाम आ गया सर। अब इतना ही बना लिया, अब छत डालना बाकी है। मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी जो उनने गरीबों के लिए इतना सोचा तो है। कम से कम खुश है आप? बहुत खुश है आप। बहुत बढ़िया काम कर रही सरकार। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो गरीबों का हक में सोचते रहता। 32 साल पहले सलमान अपनी बीवी नफीसा को कच्चे मकान में ही ब्याह कर लाया था। बारिश होती तो पूरे परिवार को रत जगह करना पड़ता, लेकिन अब नफीसा खुश है। मोदी ने उसकी सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी है। बहुत ज्यादा ही ऐसा पानी चूता था उसमें कवेलू उनमें के मतलब है नहीं, सारी रात बैठे रहते थे हम। और जगह जगह कुंडा लगाती फिरती थी मिलते बड़े। ऐसे पानी ऐसे रहता था घर में। हमने सारे घर में कीचड़ मच जाता। कई बार तो पानी सोरती थी मैं और सोर के बाहर फेंकती थी पानी। अब क्या आवाज बन चुका, आपका तैयार हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से आप? बहुत अच्छा, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? मकान बना है आपका? अच्छा लग रहा है। तो कितने सालों से आप कच्चे मकान? 2 साल हो गए, 32 साल 33 साल हो गए है। शादी कच्चे मकानों में हुई थी और बच्चे बड़े बड़े हो गए। हमारे तो बच्चे ही बड़े बड़े हो गए। खुशी है आपको? हाँ, बहुत खुशी है। राजगढ़ की रजिया के चेहरे पर छाई खुशी देख रहे हैं। ये खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये खुशी विश्वास से आती है। रजिया को आज मोदी पर भरोसा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। नाम राजिया सिंह।
हाँ, कैसे मकान में रहते थे रजिया जी पहले और अब कैसे मकान? पहले कच्चे मकान में रहते थे, परेशानी में रहते थे, पानी आता ये तब उन्होंने मकान बनवा दिया, तो उनका धन्यवाद देते किनको धन्यवाद देना चाह रहे मोदी जी को। हैं? मोदी जी को धन्यवाद। पहले कच्चे मकान में परेशानियां होती थी, होती थी ना, अब अच्छे धन्यवाद है उनका, बहुत बहुत उनने वो करा हमारे साथ। राजगढ़ के ब्यावरा की जिस गली में आमिर हुसैन रहता था, उस गली का नाम वैसे तो जन्नत मार्ग है, लेकिन इस मोहल्ले में सिर्फ कच्चे घर ही थे। अब यहाँ जो घर बन रहे हैं, उसमें आमिर हुसैन का भी एक घर है। आमिर हुसैन। अब क्या ये कौन से मकान में, कैसे मकान में रहते थे पहले और अब कैसे मकान में रह रहे हो आप? पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब मोदी जी बनवा रहे हैं। अभी पहले किस्तें आई है। कितना काम हो चुका है अभी पहली किस्त में आप? अभी छत हाइट हुई है, अब छत अगली किस्त आएगी जो छत डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे मोदी जी को। अच्छा, पहले कच्चे मकान में परेशानी आती थी? आती थी ना पहले कच्चे कैसे? मकान में परेशानी आती थी, बहुत परेशानी, पानी टपकता था। अच्छा, और अब पक्की छत होने वाली है? अब पक्की छत होने वाली है, तो खुशी है आपको? बहुत खुशी है। अच्छा, तो मोदी जी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। जन्नत मार्ग के ही काजीवाला बाग में रहने वाली मदीना और शमीम बानो भी दिल से नरेंद्र मोदी को थैंक यू कर रही हैं। मदीना जी, ये पहले आप कहाँ रहते थे, कौन से मकान में रहते थे, अब कैसे क्या बना आपका मकान? हम जन्नत मार्ग काजी वाले बाग में रहते हैं और 6 साल से किराए से रहते हैं, वही इसमें कच्चे मकान में। और प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो उसमें हमने मकान का काम शुरू किया और अब छत पहली किस्त मिल चुकी है और अब छत का पैसा डलने वाला है, तो छत डालेंगे। फिर क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? धन्यवाद ही कहना चाहेंगे कि गरीबों के लिए जो सहायता करी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का। शमीम जी, कैसे मकान में रहते थे पहले और आप कैसे? हाँ, तो आप कैसे मकान कैसे बना मकान? आवास में फॉर्म भरा था तो बन रहे हैं, अब छत की किस्त आएगी। तो अब मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद कहेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट आए, तब लोगों को एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया वोट बैंक क्रिएट कर दिया है। यह देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसे लाभार्थी कहते हैं। लाभार्थी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो मोदी का सपोर्टर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की, गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आज तक कभी लाभार्थियों की जाति नहीं बताई, कभी किसी का धर्म नहीं बताया। मोदी के बारे में कॉमन नैरेटिव यही फैलाया जाता है कि मोदी मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचाते। एमपी के राजगढ़ की ग्राउंड सिचुएशन आपने देख ली, मुस्लिम लाभार्थियों को भी देख लिया। अब आपको एमपी की राजधानी भोपाल से 20 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल कस्बे फतेहपुर डोबरा ले चलते हैं। फतेहपुर डोबरा में एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है। जो मुसलमान कच्चे घरों में रहते थे वो अब पक्के घरों में रह रहे हैं।
इंडिया टीवी के भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग अमिताभ ने फतेहपुर डोबरा से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। 2014 में सत्ता संभालने के एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कई घोषणाएं और योजनाएं की, लेकिन जिस एक योजना ने प्रधानमंत्री को तमाम देश के तमाम इलाकों में आंखों का तारा बना रखा है, वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके चलते 2024 तक प्रधानमंत्री का लक्ष्य था तमाम गरीब, बेघर, बेसहारा, कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का मकान देना। इस वक्त हूं मैं राजधानी भोपाल के फतेहपुर डोबरा गांव में, जहां की तस्वीर कुछ बदली नजर आती है। तमाम यहां पर मुस्लिम परिवार जो रहते हैं और प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत तमाम जातियों और धर्म के लोगों को बिना भेदभाव किए हुए आवास देने की जो योजना थी, उसी के चलते यहां पर फतेहपुर डोबरा में भी 50 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को अब तक जो इस योजना के तहत मकान मिल चुके हैं। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी जो आपको पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे उन हितग्राहियों से जिन्हें इस योजना के अंतर्गत घर मिला। बहन, आपका नाम? मेरा नाम अंजुम बी है। कौन सा घर है आपका? हमारा घर ये है, इसी योजना के तहत? हाँ, आवास योजना के तहत है हमारा घर। मोदी जी ने हमें कुटी दिए थे, उसी में बनवाए। अच्छा, हाँ। तो उससे पहले कैसे? पहले एक कच्चा मकान था हमारा। हाँ। तो उसमें दिक्कतें आती थी, पानी वानी आता था तो घर में आता था, मतलब छूता था पानी, और पुताई उताई भी करना पड़ता था, धूल धक्कड़ सभी चीजों की परेशानी होती थी। हाँ, अब थोड़ा माहौल मतलब सही हो गया है, घर रहन सहन सही है, और मकान बनने से लगता है कि नहीं ऐसा मकान होना चाहिए। ऐसा? हाँ। अच्छा, और भी कितने कई यहाँ पर मुस्लिम परिवार देख रहा हूँ मैं लाइन से। हाँ, सभी को मिला है? हाँ, सभी को मिला है। 8-10 स्कूटी मिली है हमारे मोहल्ले में। जी, तो ऐसा तो नहीं है कि ये देखे कि मुस्लिम है तो नहीं देना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव की कोई बात नहीं है यहाँ। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका घर कहाँ है? जी, मेरा भी ये वाला घर है आपका? आइए इधर। क्या नाम है आपका? इसराइल। इसराइल भाई जी। तो क्या करते हैं आप? बस यही दुकान चलाते हैं सर। अच्छा, दुकान चलाते हैं। तो पहले कैसे घर पे रहते बस थे? पहले कच्चा मकान था, ये इधर ये बनाए पीछे। जी जी, आप समझ जी। हाँ, पहले कच्चे इसमें मकान था। जी, अच्छा, कच्चे मकान में बस ये मोदी जी ने मतलब एक दिया है आवास योजना में। हाँ जी, तो बनवा दिया। अच्छा, तो पहले क्या? जी, बड़ी मेहरबानी मोदी जी की, मतलब अच्छा तो मकान दिया जी। तो हाँ। और भी तमाम यहाँ पर लोग हैं? और अपने मतलब पान के चलो, मेरे परिवार में 8 से 10 मतलब मकान दिए हैं। अच्छा, मोदी जी ने। ये इसी फतेहपुर जी जी जी, खाली मेरे परिवार में। अच्छा, सिर्फ आपके परिवार में जो? अच्छा, तो और भी ऐसा तो नहीं कि भेदभाव रखा गया? नहीं नहीं, भेदभाव ही नहीं रखा गया। बाकी और तो तकरीबन कम से कम 60 मकान मतलब फतेहपुर डोबरे में दिए गए। मोदी ने अंजुमन बी के सिर के ऊपर छत बनाकर दे दिया। मोहम्मद इजराइल को ही नहीं बल्कि उसके जितने रिश्तेदार पीएम हाउस योजना के पात्र थे, सबको घर मिला। फतेहपुर डोबरा में हिंदुओं से ज्यादा मकान मुसलमानों के हैं। फतेहपुर डोबरा गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव है। यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है, कच्चा मकान है, और बात करने की हम कोशिश भी करते हैं। बहन, आपका क्या नाम है? शबनम। शबनम जी, ये तो कच्चा मकान है आपका? जी। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ नाम गया, कुछ हुआ? हाँ, अभी आया है ना। नाम आ गया? हाँ। नाम आ गया है आपका? हाँ, आ गया। मतलब अब मकान बन जाएगा आपका? हाँ। तो कैसा लग रहा है कि जैसे ये बगल में सबके पक्के मकान हैं, आपका भी बन जाएगा? अच्छा लगेगा, हमें भी हमारा मकान बन जाएगा। तो हमारा ही कच्चा है, इधर सबके पक्के बन गए। हाँ, तो अभी आपको मालूम चला है कि नाम आ गया है? हाँ। हाँ? हाँ। फतेहपुर डोबरा के एक और गांव में हम घर में हैं, पक्का मकान है। बहन, क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम जी, तो ये घर आपका कब बना है? 3-4 साल हो गए। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है? हाँ। तो इससे पहले कैसे रहते थे आप? कच्चे मकान में। तो कैसा लगता था कच्चे मकान में? क्या दिक्कतें होती थी? सब बात की परेशानी थी। अच्छा, तो अब ये मकान बन गया है तो खुश हो? हाँ, खुश है। क्या लग रहा है मकान बना दो? अच्छा लग रहा है। तो किसे धन्यवाद दे रही हो? मोदी जी है। अच्छा, क्यों दे रहे हो धन्यवाद? पक्का मकान बनाया। अच्छा, पक्का मकान बनाया इसलिए धन्यवाद दे रहे हो? और आपके मोहल्ले में काफी घरों में दिख रहे हैं मुझे, सब में पक्के मकान हो गए। हाँ। हाँ? हाँ जी। तो सब खुश हैं? हाँ, सब खुश है। एमपी में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,23,876 आवेदन रजिस्टर्ड हुए। इनमें से 30,17,904 घरों को स्वीकृति मिली, यानी जितने आवेदन आए उसमें करीब 99% आवेदन पास हो पाए।
शिवराज सिंह चौहान इनमें से 24,10,000 मकान बना चुके हैं। फतेहपुर डोबरा की शबनम को यकीन है कि अब तक उसका घर नहीं बना तो क्या हुआ, मोदी एक दिन उसके लिए भी पक्का घर बना कर देंगे। यही कमिटमेंट नरेंद्र मोदी नेशनल टेलीविजन पर आकर देते हैं। आज मैं मध्य प्रदेश समेत देश के उन सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि घर बनाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अभी भी कुछ लोगों तक पक्का घर नहीं मिला है, मुझे इसका पूरा पता है और मैं आपको कहने आया हूं, इस वर्ष के बजट में पूरे देश में 80 लाख से अधिक घर बनाने के लिए पैसे आवंटन करने का, राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के भी लाखों परिवारों को लाभ होना आता है। अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 2.25 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, मोदी मुसलमानों के लिए कितना कर रहे हैं, कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 2016-17 में पीएम आवास योजना के तहत 20,37,551 आवास स्वीकृत हुए। इनमें 4,93,409 मकान मुस्लिमों के थे, यानी 2016-17 में 24% मुसलमान लाभार्थी थे। 2017-18 में पीएम आवास योजना के तहत 38,16,013 घरों का एप्लीकेशन अप्रूव हुआ। इनमें 4,19,768 घर मुसलमानों को मिले, यानी उस साल 11% लाभार्थी मुसलमान थे। 2018-19 में 23,63,209 स्वीकृत आवासों में 2,15,320 आवास मुसलमानों के थे, यानी लाभार्थियों में 9% मुसलमान थे। 2019-20 में 46,63,818 मकान स्वीकृत हुए, जिनमें 6,62,576 मकान मुस्लिमों को मिले, यानी लाभार्थियों में 14% मुसलमान थे। साल 2020-21 में पीएम आवास योजना के 49,42,095 लाभार्थियों में 8,22,911 लाभार्थी, यानी 16% मुसलमान थे। ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब आपको फिर से ग्राउंड पर ले चलते हैं। एमपी के छतरपुर में आज जिन लोगों का गृह प्रवेश हुआ, उसमें कई मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का घर बनाकर दिया, इसलिए सभी खुश हैं। हमारा जुम्मन मंसूरी, प्रधानमंत्री जी ने जो आवास दिए हैं, पहले हमारे खपरे वाले मकान थे और अब पक्के मकान बन गए खुद के। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कैसा लग रहा है? अरे अब हमें तो कभी बनवा ही नहीं पाना था, जो मंत्री साहब ने पैसे दिए बनवा लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? मोदी जी को ये कहना चाहता है कि बहुत अच्छा काम किया और ऐसे आगे भी करते रहे तो बहुत बेहतर। सबका सपना घर हो अपना, ये मोदी के पीएम आवास योजना की टैगलाइन है। हिंदू हो या मुसलमान, घर सबको चाहिए, सिर पर छत सबको चाहिए। मोदी वही छत दे रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के मल्टी स्टोरीज फ्लैट से कंपेयर करेंगे तो ये मकान भी कच्चे देखेंगे, मगर जिनको पूरी जिंदगी फूस की झोपड़ी नसीब नहीं हुई, उनसे पूछकर देखेंगे तो पता चलेगा कि मोदी ने उनको कितनी बड़ी खुशी दे दी है। जो प्रधानमंत्री आवास का जो आपको लाभ मिला है, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा हमको। मकान हमारे टूटे फूटे थे, अब हमको छत मिल गई, पक्का मकान बन गया। अच्छा लग रहा, सारे गरीब लोगों को मकान मिले। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी, शिवराज जी को? नहीं, अच्छा खुशी है उनकी बदौलत सब गरीब इंसान, काफ़ी गरीबों को मिला, हमको भी मिला। एक शकील, प्रधानमंत्री आवास योजना से क्या लाभ हुआ? हम बहुत अच्छा लाभ हुआ है। हमारे कच्चे मकान थे, हाँ, 3 किस्त मिल गई है, तो इससे हम छत में रहने लगे अपने पक्के मकान में। बहुत आभार है उनके, प्रधानमंत्री जी के। अच्छी लागू है जो है कि हमारा घर बन गया, वो अच्छी मतलब
चूहा तो वहाँ कच्चू भरा तो अंदर। अब कैसा लग बहुत रहा ज्यादा परेशानी थी हम लोगों को। है? आवाज की तीन लग रहा जो है कि बन गाओ बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आप? है तू क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए आप? जो है कि मोदी जी ने अच्छो काम करोगे बढ़िया, जो गरीब नन की लाने सूझो तो सब अच्छो है। जो है गल्ला भी मिल रहा हर महीना, एक महीना को मिला तो फ्री वालों को मिले। मोदी से पहले 70 साल तक देश में गरीबी हटाने की बातें हुई। गरीबी हटाने की जगह उनको वर्गों में बांटा गया, जातियों और धर्मों में बांटा गया, हिंदू और मुसलमान किया गया, वोट बैंक समझकर तुष्टीकरण किया गया। मुस्लिम लाभार्थी कहते हैं कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों का रियल कल्याण किया। हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। पॉलिटिकल पंडित हमेशा यही कहते हैं कि मुसलमान चाहे किसी को भी वोट दे दें, लेकिन मोदी को वोट नहीं दे सकते। ये सच नहीं है, बहुत कम ही सही, लेकिन मुसलमान मोदी को वोट देने लगे हैं। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, 2009 में 4% मुसलमानों ने बीजेपी के फेवर में वोट दिया, जबकि 2014 में 8% और 2019 में 8% मुसलमान वोट बीजेपी को मिले। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लीडर थे, 2009 में कमान लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में थी, 2014 से नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ते हैं। यानी वाजपेयी और आडवाणी के समय से भी ज्यादा मुसलमान आज मोदी की पार्टी के फेवर में हैं। अब आपको ले चलते हैं MP के सागर। मोदी ने आज 5,21,000 घरों में गृह प्रवेश कराया। उसमें सागर के कितने मुसलमानों को घर मिले? सागर के मुस्लिम मोहल्ले में इंडिया टीवी का कैमरा गया तो वहां भी मोदी की योजना के मुस्लिम लाभार्थी मिले। ये कौन सा वार्ड है और आपका मकान पहले? आनंद वार्ड है जी, और मोदी जी ने कच्चे मकान से पक्का मकान कर दिया। आप खुश हैं? मोदी जी के लिए धन्यवाद। तो अच्छा, आप धन्यवाद कहेंगे मोदी जी से, आपका मकान बन गया? हाँ बन गया, मोदी जी को धन्यवाद। अच्छा, अब आप अच्छे से रह रहे हैं अपने मकान से? रह रहे। आपका पहले कैसा मकान था? कच्चा मकान था, कपड़े वाला, बन गया है। तो कितने मोदी ने पैसे दिए तो बन गया उसी। अच्छा, अब आप क्या कहोगे मोदी जी के बारे में? धन्यवाद बोलेंगे। मोदी के नाम पर मुफ्ती, मौलवी और मौलाना जहां मौका मिलता है वहीं पर जहर उगलने लगते हैं। कभी हिजाब के नाम पर, कभी किसी फिल्म के नाम पर मौलाना मोदी का विरोध करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। प्रधानमंत्री उन चक्करों में नहीं फंसते, वो एकदम ग्राउंड रियलिटी को समझकर काम कर रहे हैं। मोदी गरीब मुसलमानों को घर बांट रहे हैं और इधर कुछ भाईजान लव, धर्म और धोखे का कारोबार चला रहे हैं। हिंदू लड़कियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चल रहे इस लव जिहाद का नकाब अब उतरने लगा है। MP से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर गुजरात तक इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं आसिफ आकाश बनकर नाबालिग लड़की को धोखा दे रहा है तो कहीं शादी के 8 साल बाद हिंदू लड़की को 3 तलाक दिया जा रहा है। शौहर अब हलाला का दबाव बना रहा है। लव जिहाद के इन मामलों के पीछे क्या अभियान है, क्या मानसिकता है, मुसलमानों के उलेमा इन मामलों पर क्यों खामोश हैं, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। जंग और इश्क में सब जायज, लव एंड गॉड का दर्जा एक, मियार ऐसा कि माशूक में खुदा दिखने लगे।
मगर जब से जिहाद एजेंडे का पार्ट बना है, लव जिहाद एक नया फेनोमेना है। बीजेपी शासित राज्यों में इसे एक मुहिम की तरह चलाया जा रहा है। एक हफ्ते के भीतर 3-3 मामले ऐसे आए जहां मुसलमान आशिक के प्यार में गिरफ्तार हिंदू लड़की का सामना हर किस्म की बुराई से हो गया। चाहे वो 3 तलाक हो, हलाला हो, जबरन मांसाहार हो, व्रत त्योहार पर ज्यादती हो। सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जब से लव जिहाद का ऑर्डिनेंस आया, ऐसे मामलों की भरमार हो गई। ताजा मामला है नरसिंहपुर का। शादी के 8 साल बाद पीड़िता अचानक सड़क पर आ गई। पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि पति फारूक ने शादी के वक्त वादा किया था कि धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। अब सास ससुर समेत पूरा परिवार मिलकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। व्रत त्योहार के दिन उसे मांस पकाने को कहा जाता है और मांस खिलाया जाता है। पति घर वापसी के लिए लड़की के घर वालों से 2 लाख रुपए का दहेज मांग रहा है। इतना ही नहीं, 3 तलाक के बाद उस पर हलाला के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिला की 2 बेटियां भी हैं। आरोप है कि पति और सास चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों बच्चे भी उसके नहीं हैं। लड़ाई हुई अभी सास मारपीट तो शुरू से करते आए और अभी हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, तो तलाक तलाक कह के और हमको घर से निकाल दिया और कहने लगे कि हलाला करवाऊंगा उसके बाद आने देंगे। और हमको मतलब और अपन ये जो अपने त्योहार पढ़ते हैं उनमें धर्म परिवर्तन करने का हमसे मना किए थे कि हम नहीं करेंगे तुम्हारा। और फिर अपने जो त्योहार पढ़ते उनमें अपन वो मतलब उपवास वगैरह अपन जो रखते हैं तो मना करते थे और उसी दिन मांस वांस बनाते थे और मतलब खाने के लिए मजबूर करते थे। कितनी आप परेशान हो चुके हैं? हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जब हमने जाके 8 साल हमने बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा सहा है। उसके बाद हमने आके फिर थाने में रिपोर्ट लिखवाई, अपने भाई को बताया और भाई के साथ आके थाने में रिपोर्ट करवाई थी। तो क्या आप फंस चुकी थी बिल्कुल एक गलती करके? हाँ, हम गलती करके बहुत ज़्यादा फंस चुके थे। प्यार एक पवित्र भावना है। प्यार धर्म और जाति की दीवार भी नहीं देखता, मगर जब इसका इस्तेमाल खास एजेंडे के तहत हो तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन में आई है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके माँ बाप को भी तलब किया है। सर, लव जिहाद का आप कानून भी ले आए, बहुत उम्मीदें थी कि अब इस तरीके के मामले नहीं आएंगे, फिर भी अब मामले प्रकाश में आने लगे और प्रकाश में आने लगे तो तत्काल कार्रवाई हो रही है। इस तरह का कोई का व्यक्ति जो इस तरह का मध्य प्रदेश में करे, ये भी पुराना मामला है, तात्कालिक का मामला नहीं है। तत्काल तो एक बेटियों में एक विश्वास पैदा हुआ कानून आने के बाद कि उनकी सुनी जाएगी, इसलिए ये प्रकाश में आया है। कार्रवाई की है, उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके फादर मदर भी आने वाले हैं अभी। तो मामला क्या था सर? यही शादी से जुड़ा हुआ मामला था। शादी करने के बाद में फिर धर्म परिवर्तन की बात करना, हलाला की बात करना। उसने बिटिया ने स्वयं ने दिया है वीडियो अपना। सर, अब तक जब से ये कानून लागू हुआ है 30 के लगभग मामले आ चुके हैं जी। 57 है, 67 मामले। यूपी में योगी सरकार की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में इसी महीने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है। शिवराज सरकार ने इसे धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 नाम दिया है। प्रशासन को अब नए कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। धोखे से विवाह करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, ऐसा हर विवाह जो धोखे से हो वो खारिज माना जाएगा। मगर सवाल सिर्फ कानून और अध्यादेश का नहीं है। यूपी में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ ऐसे ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, मगर बरेली से जो ताजा मामला सामने आया है वो बताता है कि अभी भी लव जिहादी अपने एजेंडे पर एक्टिव है। बरेली के फरीदपुर थाने में लव जिहाद का ऐसा ही मामला दर्ज हुआ है। ये इश्क से अधिक धोखाधड़ी का मामला है। आरोप है कि आसिफ नाम के लड़के ने खुद को आकाश बना लिया, हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे शादी का वादा किया और फिर शारीरिक संबंध बनाए। ये लड़की अभी बालिग तक नहीं हुई है। मामले का खुलासा होने के बाद मां बाप ने लव जिहाद कानून के तहत केस दर्ज कराया। उनकी डिमांड है कि आरोपी आसिफ को सख्त से सख्त सजा मिले। पहला फसला के ले गया था, आकाश नाम बताया था उसने और लिखला था वो मुस्लिम, आसिफ लिखला था।
उसको तो फिलहाल जो अपराध उसने किया है उसको तो सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। मेरी यही खुशारत है कि जो योगी तीर पहुंच जाना चाहिए मेरी। किस तरह से वो आपकी बेटी से मिला? भेला फुसला के ले गया था, हम नहीं जानते, हम तो गरीब हैं, बाहर चौका बर्तन करते हैं घरों में। अच्छा, कहाँ ले गया, कितने दिन रखा उसने? एक दिन ले गया था किडनैप करके। अच्छा, दूसरा धर्म का था ये? हाँ, मोमडन था वो। हाँ। और बताया हिंदू था अपने? हाँ, बताया हिंदू था। उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। समझने की जरूरत यह है कि अध्यादेश और कानून तो बनते रहेंगे, आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी होगा, मगर ये एक सोशल स्टिग्मा भी है। इसका दर्द वो लड़की ही समझ सकती है जो इससे गुजर रही है। बरेली की पीड़ित लड़की सामने आकर बयान देने की हालत में भी नहीं है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। एक तरफ इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन सीजफायर पर बातचीत के लिए टेबल पर बैठे थे, दूसरी तरफ यूक्रेन में मिसाइल और रॉकेट बरस रहे थे। इस्तांबुल में रूस जब कीव और चेर्निहिव में सेना घटाने की बात कर रहा था, उसी वक्त माइकोलेव में सरकारी मुख्यालय पर मिसाइल भी दाग रहा था। मॉस्को से मैसेज क्लियर है, युद्ध बढ़ेगा तो परमाणु बम भी चलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन ब्रेक के बाद परमाणु युद्ध करेंगे? युद्ध के 34वें दिन क्रेमलिन में बड़ा ऐलान। युद्ध बढ़ेगा तो परमाणु बम चलेगा। पुतिन को भी परमाणु बम से परहेज नहीं। जेलेंस्की की शर्त वाली चिट्ठी पर भड़के पुतिन। पुतिन बोले, यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। रूस और यूक्रेन के बीच 34वें दिन भी जमकर गोला बारूद बरस रहे हैं। रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है और दूसरी तरफ तुर्की में बैठक दर बैठक में शांति की तलाश। एक तरफ जंग तो दूसरी तरफ शांति की तलाश। और इस बीच प्रसिद्ध यूरोपीय फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी के मालिक रोमन अब्रामोविच जेलेंस्की की चिट्ठी लेकर पुतिन के पास पहुंचते हैं। चिट्ठी में युद्ध को रोकने की शर्तों को पढ़कर पुतिन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। भड़के पुतिन कहते हैं, मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। और कुछ ऐसे ही विपरीत माहौल में शांति की उम्मीद लिए 34 दिनों से चल रहे युद्ध में सीज फायर की तलाश में तुर्की में दोनों देश का डेलीगेशन बैठा। उम्मीद के मुताबिक इस्तांबुल में 3 घंटे तक चली बैठक में यह बात निकलकर सामने आई कि तुर्की में पुतिन और जेलेंस्की में मुलाकात हो सकती है। रूस ने बातचीत को सकारात्मक कहा, लेकिन मुलाकात से पहले समझौतों को मानने की शर्त थोप दी। हालांकि बैठक में रूस ने अपने तेवर कुछ नरम दिखाए। कीव और चेर्निहिव में सैन्य गतिविधियों को कुछ कम करने की बात। पहले की बातचीत में भी ऐसे सीज फायर के संकेत दिए गए, लेकिन बमबारी नहीं रुकी। इस्तांबुल में भी बातचीत के पहले यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलाइव में सरकारी मुख्यालय पर मिसाइल हमला हुआ, 7 लोग मारे गए। क्लियर है, युद्ध के 34वें दिन ना तो रूस के ताबड़तोड़ हमलों में कोई कमी आई है और ना ही तबाही के बावजूद यूक्रेन का जोश शांत हुआ है। हम यूक्रेन में आज हुई तबाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन यह भी बता दें कि 34 दिनों में यूक्रेन ने रूस को भी पानी पिला दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। अब तक 17,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 131 फाइटर जेट और 130 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने मार गिराया है। रूस के 90 ड्रोन, 95 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 586 टैंक और 2500 बख्तरबंद गाड़ियों को भी खाक में मिला दिया गया है। यूक्रेन से आज आई तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने आज रूस के 17 हवाई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। यूक्रेन की रणनीति रूस के कब्जा किए हुए शहरों को मुक्त कराना भी है। यूक्रेन ने इरपिन, कीव का पूर्वी इलाका और ट्रांस्ट्रियन नेट्स को रूसी कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया। इरपिन शहर राजधानी कीव के पास है, जिस पर रूस ने पहले ही कब्जा कर लिया था।
आज यूक्रेन ने इरपिन शहर पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इरपिन पर कब्जे की पुष्टि करते हुए कहा कि रूसी सेना को यूक्रेनी सेना पीछे धकेलने में सफल रही है। यूक्रेन की सेना ने आज कीव के पूर्वी इलाकों को भी मुक्त करा लेने का बड़ा दावा किया। यूक्रेनी सेना ने जॉर्जिया की सेना के साथ मिलकर कीव के पूर्वी इलाके में बसे एक और गांव को आजाद करवा लिया। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि राजधानी कीव के पास भी रूस की सेना का कोई मूवमेंट नहीं है। कई दिनों से हालात जस के तस बने हुए हैं। रूसी सैनिक कीव से दूर गांवों में घूम रहे हैं, लेकिन कीव तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। यूक्रेनी सेना को आज सुमी के पास ट्रॉस्ट्रियन नेट्स को भी रूसी सेना के कब्जे से मुक्त कराने में सफलता मिली। कब्जे से मुक्ति के बाद ट्रॉस्ट्रियन नेट्स में जगह जगह तबाह किए गए रूसी टैंक और हथियार नजर आए। रूस के निशाने पर आज यूक्रेन के खार्किव, डोनबास, इजियम, लुत्सक और वोलेन रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।